नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम IAS एकेडमी में। इंडियन ईयरबुक की सीरीज में आज हम देखेंगे कि भारत में जो मौलिक अधिकार की व्यवस्था है और जो नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था है वह किस प्रकार से है। इस वीडियो में हम लोग मोटे तौर पे देख लेंगे कि जो भारत की यह मौलिक अधिकार की व्यवस्था और टीपीएसपी की व्यवस्था है यह किस प्रकार से है, जिससे अगर कोई सामान्य प्रश्न आए परीक्षा में तो उसको आप आसानी के साथ टैकल कर सके। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं भारत के मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के विषय में। मौलिक अधिकारों के विषय में जब हम देखते हैं तो जो संविधान का भाग 3 है इसमें जो अनुच्छेद 12 से 35 तक का प्रोविजन है यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसे भारत की मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकारों के जो प्रकार हैं वह हम देखें तो नकारात्मक वाले और सकारात्मक वाले दो तरह की विशेषता वाले हमको प्रावधान मिलते हैं। नकारात्मक वाले मतलब ऐसे अधिकार जो राज्य को क्या करें, सीमित करें, मतलब राज्य पर कंट्रोल लगाएं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, नकारात्मकता वाले। और ऐसे प्रावधान जो नागरिकों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं उसको कहेंगे सकारात्मकता वाले। मतलब ऐसे प्रावधान जो राज्य पर अंकुश लगाएं, राज्य को कुछ करने से रोके कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, उसको कहेंगे नकारात्मकता वाले। और जो राज्य को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करे उसको कहेंगे सकारात्मकता वाले। मौलिक अधिकारों में अगर हम देखें तो एक है आपका समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से लेकर 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, 29 और 30 के तहत। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह है अनुच्छेद 31 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 12 में क्या बात है कि राज्य को परिभाषित किया गया है। जैसे आप यहाँ देखिए, हमने 14 से शुरू किया है तो 12 में क्या राज्य को परिभाषित किया गया है। 13 में क्या, ऐसे कानून जो किसी मूल अधिकार के साथ असंगत हैं उन्हें शून्य और असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो आप समझिए, मान लेते हैं कोई ऐसे कानून बनाए गए जो मूल अधिकारों के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं या मूल अधिकारों को किसी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 13 के तहत यह प्रोविजन है कि वह कानून अवैध घोषित हो जाएगा। अनुच्छेद 33 में क्या प्रोविजन है, सशस्त्र बलों के लिए। और अनुच्छेद 34 में क्या प्रोविजन है, मार्शल लॉ के लिए। अनुच्छेद 35 में क्या प्रोविजन है, कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। देखिए, सशस्त्र बलों में जो लोग हैं उनके कुछ मौलिक अधिकारों में क्या होती है, कटौती। तो उनसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 33 में दिए गए हैं। जब मार्शल लॉ लागू हो उस समय जो मौलिक अधिकार हैं उनमें कटौती की जाती है, किसके, नागरिकों के। तो उसके लिए जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 34, यह ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होंगे जिनको केवल संसद ही उपयोग कर सकती है या उसको प्रभावी बनाने का जो अधिकार है वह केवल संसद के पास है। मौलिक कर्तव्य हम देख लेते हैं। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया, बहुत बार पूछा है, याद रखिएगा। 43वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको लागू किया गया। भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत या 51 क के अंतर्गत इसको लागू किया गया। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसके तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यह भी मौलिक कर्तव्य का भाग है। एकमात्र जापानी संविधान में मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम देखें या नीति निर्देशक सिद्धांत हम देखें, इसी को कहा जाता है टीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब राज्य अपने नियम कानून बनाते समय इन बेसिक सिद्धांतों का ध्यान रखे, उसी को कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इनमें हम देखें, यह मूल आधार है प्रशासन का, क्योंकि कानून बनाते समय इनका पालन किया जाना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। कौन सी, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज के रूप में हमको करना चाहिए, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वे नीतियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार करनी चाहिए। तो 3 मुख्य बातें हैं। ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य हो जो समाज को स्वीकार हो, मतलब सरकार कोई ऐसे नियम कानून ना बनाए जो समाज को स्वीकार ना हो। यह नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। ऐसे अधिकार जो नागरिकों को मिलने चाहिए मौलिक अधिकारों के अलावा, मतलब सामान्य अधिकार, उसको क्या कहेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत। और ऐसी नीतियां जिनको सरकार को सामान्यतः बनानी चाहिए, जैसे सड़क का विकास करने के लिए, लोगों को परिवहन सुविधा अच्छी मिले, लोगों को अच्छी दवाइयां मिले, अच्छे अस्पताल मिले, अच्छी शिक्षा मिले। शिक्षा तो फिलहाल मौलिक अधिकार में चला गया। तो इस तरह के जितने प्रोविजंस हैं वह टीपीएसपी के तहत बनाया जाता है।
अब जैसे अभी हमने बात की शिक्षा वाली, तो कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे नीति निदेशक सिद्धांत के तहत, इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें, मौलिक अधिकार में। तो यह व्यवस्था भी आप देख सकते हैं। जो नीति निदेशक तत्व हैं, इनका वर्गीकरण किया जाता है, मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला समाजवादी सिद्धांत, जिसमें हम देखेंगे जो अनुच्छेद 38 है वह आता है आर्थिक और न्यायिक न्याय, अवसरों की समानता और जो असमानता है उसको समाप्त करने का प्रयास, यह सब कुछ आता है। अनुच्छेद 39, जिसमें सुरक्षित करना है इसको पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधन का संवितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन और बच्चों का स्वास्थ्य और विकास। अनुच्छेद 39A, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता, यह जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निःशुल्क विधिक सहायता यह किसका तत्व है, नीति निदेशक तत्व का। और समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत यह आता है निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता, मतलब जो शारीरिक रूप से किसी तरह से कमजोर है उनको लोक सहायता मिले, यह अनुच्छेद 42 में। निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 43 में। निर्वाह मजदूरी का मतलब जो कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा बार बार, न्यूनतम मजदूरी का या न्यूनतम जीवन निर्वाह आय, वह हर व्यक्ति की होनी चाहिए, उसी का यह प्रावधान है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी हो, यह प्रोविजन है 43A में। तो यह भी समाजवादी सिद्धांत का भाग है। लोक स्वास्थ्य सुधार, अनुच्छेद 47 के तहत, यह समाजवादी सिद्धांत का भाग है। तो जो नीति निदेशक तत्व है का समाजवादी सिद्धांत के जो पार्ट्स हैं वह हमने देख लिया। अब हम देखें जो इसका दूसरा भाग है गांधीवादी सिद्धांत, तो उसमें हम देखें ग्राम पंचायतों का गठन, यह अनुच्छेद 40 में दिया गया है। गांधी जी को आप देखिए तो वह स्थानीय शासन व्यवस्था के बहुत समर्थक थे, तो इसीलिए जो इनसे संबंधित प्रावधान है उनको कहा जाता है गांधीवादी सिद्धांत। तो यह आता है किसमें, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग, गांधी जी हथकरघा उद्योग के लिए बहुत फेमस है, वह इसको प्रोत्साहित करते हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखिए। सहकारी समितियां, सहकारी संघवाद, इसके लिए अनुच्छेद 43 भी, इसको ध्यान रखिए। कमजोर वर्गों की शोषण से सुरक्षा हो, अनुच्छेद 46, यह भी गांधीवादी सिद्धांत है। स्वास्थ्य सुरक्षा, मदिरापान प्रतिबंधित हो, यह भी गांधीवादी सिद्धांत है। जैसे आप बिहार में देखते हैं मदिरा पर प्रतिबंध है, वह किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 47 के तहत। दुधारू पशुओं की बलि पर रोक है, अनुच्छेद 48 के तहत। तो अगर सरकार चाहे कि गाय की बलि पर रोक लगा दे या दूध देने वाले जितने भी पशु हैं उनकी बलि पर रोक लगा दे, तो ऐसा प्रोविजन वह कर सकती है, और किसके तहत, अनुच्छेद 48 के तहत। तीसरा जो भाग आएगा उदार बौद्धिक आधार पर, इसमें हम देखें समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 49, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात यहाँ की जा रही है। 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45 के तहत। पर्यावरण संरक्षण, 48A के तहत। राष्ट्रीय स्मारक, अनुच्छेद 49 के तहत। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, अनुच्छेद 50 के तहत, यह पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए। अंतरराष्ट्रीय शांति, अनुच्छेद 51 के तहत। तो यह उदार बौद्धिक के भाग है। तो बहुत शॉर्ट में हमने समझ लिया कि जो भारत के संविधान में मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निदेशक से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं वह किस प्रकार के हैं, और इनसे संबंधित प्रश्न ही बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आशा करता हूं इस शॉर्ट वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।